हेलो हेलो हेलो, वी आर बैक। आज हमारा लेक्चर 6 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गॉसेस लॉ। गॉस लॉ जो है हमारा बहुत बड़ा लॉ है इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट। अभी आपने लास्ट लेक्चर में ये बात जान ली है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग किसी भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाल रहे थे उसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन के कंसेप्ट आ रहे थे, और इंटीग्रेशन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए इतना कंफर्टेबल ना हो, और इसी चीज़ को हमारे साइंटिस्ट ने आगे इवैल्यूएट करने के लिए थोड़ा एक आसान लॉ निकाल के लेकर आए वो लोग, जिसको हम लोग गॉसेस लॉ के नाम से जानते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो 4 लॉ हैं जो मैक्सवेल ने दिए थे उनमें से एक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ इवन CBSE सिलेबस में भी हमारी इसकी क्या वैल्यू रहेगी, बहुत अच्छा परसेंटेज आपका क्वेश्चंस का इस चैप्टर में से या इस टॉपिक में से आता है। अगर मैं इस स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दूं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटीग्रल E.dA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरी स्टेटमेंट कह रही है गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द नेट फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस is directly proportional to the enclosed electrical charge। स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने ये लॉ फॉर्मुलेट करके उसको मैथमेटिकल फॉर्म ये दे दी है, दैट इज़ E.dA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर आपके पास एक वर्ड है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक कमाल की चीज़ है जो कि है एरिया के ऊपर वेक्टर साइन। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोगों को गॉसेस लॉ पढ़ने से पहले भी हमें 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि है एरिया वेक्टर और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो एक बार हम लोग पहले ये दोनों टॉपिक पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग दोबारा गॉसेस लॉ पर आएंगे। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं एरिया वेक्टर के ऊपर। अब एरिया जो आपने पढ़ा था उसको कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एग्जैक्टली, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है। मैग्नीट्यूड तो हम लोगों को किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया निकालना आता है। अगर आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है तो आप एरिया इसका आराम से निकाल सकते हो, A इंटू A विच इज़ A स्क्वायर। आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L ब्रेथ B है तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो एज लेंथ इंटू ब्रेथ। आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस R है तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो पाई R स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल है, बॉल जैसे होता है, तो उसका जो ऊपर का सरफेस एरिया होता है पूरा का पूरा, उसको आप 4 पाई R स्क्वायर, राइट। तो मेरे हिसाब से आप मैग्नीट्यूड ऑफ एनी पर्टिकुलर फिगर आप कंफर्टेबल हो, आप आराम से निकाल सकते हो। बात यहाँ पर आती है कि एरिया के ऊपर आपने जो ये वेक्टर साइन लगा दिया है, मतलब अब इसकी डायरेक्शन भी बताओ मुझे। तो आपकी जो डायरेक्शन होगी किसी भी एरिया की वो होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर आपके पास, मान लेते हैं ये 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशन दोनों के लिए बात करेंगे हम लोग, आपके पास एक सरफेस है इस टाइप से, एक नॉर्मल शीट ऑफ पेपर है, तो यहाँ पर ये एरिया जो है, ये सरफेस जो हो गया हमारा, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन आपकी ऊपर जा सकती है इस तरीके से और एक लाइन आपकी नीचे आ सकती है इस तरीके से। ये जो 2 डायरेक्शंस आपके पास डिनोट कर रही हैं विच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इटसेल्फ, यही मेरी डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। बात समझ में आ रही है? तो ds वेक्टर को हम लोगों ने लिखा एज ds विच इज़ द मैग्नीट्यूड इनटू n कैप। n कैप क्या होगा? एक यूनिट वेक्टर जो कि ds के परपेंडिकुलर है, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है मेरा, वो आपकी डायरेक्शन डिनोट कर रहा है फॉर एनी पर्टिकुलर एरिया, राइट। अब अगर हम लोग बात करें फ्लैट सरफेसेस के लिए तो कोई भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो, बट बात अगर कर्व सरफेस की हो, मान लेते हैं जैसे कि एक स्फीयर की हो गई, एक सर्कल की हो गई, ये आपके पास सर्कल हो गया, इसका एरिया वेक्टर आप कैसे बनाओगे? तो आप कोई भी एक पॉइंट लोगे, मतलब कि मैं इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर निकालूंगी। एक छोटा सा एरिया लिया आपने और छोटे से एरिया के लिए जो परपेंडिकुलर हुआ वो मेरे इस पॉइंट का एरिया वेक्टर होगा। इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर यहाँ पर होगा। मेरे हिसाब से आप बात समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि कभी भी आप कर्व्ड सरफेस के बारे में बात करेंगे तो उसमें हर पॉइंट पे जो है आपका
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होती रहेगी। ये बात तो 2 डायमेंशन सर्फेसेस की हो गई। अगर हम 3 डायमेंशन के बारे में बात करें तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है 2 और 3 में, वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि 2 डायमेंशन में मेरे पास दोनों डायरेक्शंस होती हैं, पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर एक सरफेस है तो ऊपर की डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर हो सकता है, नीचे की डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर हो सकता है। बट अगर आप एक 3 डायमेंशनल सरफेस लोगे, मतलब क्लोज सरफेस हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्यूब बना रखा है, तो इस क्यूब में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाले सरफेस के बारे में बात करूँ तो इसका एरिया वेक्टर जो है एक आउटवर्ड नॉर्मल ही होगा। आउटवर्ड जो कि बाहर जाता है मेरा 3 डायमेंशनल फिगर से, और नॉर्मल एक लाइन जो कि मेरी उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्शन हो गया आपके पास, ये मुझे डिनोट कर रहा है एरिया वेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस। ऐसे ही अगर आप इस सरफेस के बारे में बात करो तो यहाँ का आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा ये वाला। अगर आप ये वाला बॉटम वाले सरफेस के बारे में बात करो तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल आपका नीचे जाता हुआ एक वेक्टर इस टाइप से है। आप ये जो पीछे वाले वेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, जो पीछे वाला सरफेस हो गया ये वाला मेरा, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल आपका प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर जा रहा है। यहाँ पर जो आप फ़ोन या टैब जिसमें भी पढ़ रहे हो तो उसमें अंदर की तरफ जाता हुआ एरो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर। ठीक है, ये बाहर वाला सरफेस हो गया, तो इसमें आपकी तरफ आता हुआ एरो रिप्रेजेंट करेगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप ले रखी है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक कर्व्ड सरफेस होता है पूरा का पूरा, और ये ऊपर और नीचे 2 सर्कल्स होते हैं या डिस्क होती हैं। तो ये वाली डिस्क का जो हो गया सरफेस, एरिया वेक्टर आपका होगा परपेंडिकुलर यहाँ पर, इस डिस्क का जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर यहाँ पर। और अगर कर्व्ड सरफेस के बारे में बात करी जाए तो हर पॉइंट पे जो उस पॉइंट से नॉर्मल होगा या उस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो डायरेक्शन, वो मेरा नॉर्मल वेक्टर हुआ। अंदर की डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को आप नहीं कंसिडर करोगे 3 डायमेंशनल सरफेसेस के लिए। यही बात अगर आपके पास एक स्फीयर की होगी तो स्फीयर के अंदर भी वही सेम होगा, हर पॉइंट पे आउटवर्ड नॉर्मल। इज दिस क्लियर? तो अब हम लोगों को एक चीज़ बहुत बढ़िया पता चली है कि एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? जैसे डिस्टेंस होता है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप एरिया पे पहुंचे हो तो एरिया इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज़ समथिंग जो शायद कुछ बच्चों ने पहली बार सुना होगा कि एरिया भी वेक्टर है और उसकी भी डायरेक्शन है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो दूसरी चीज़ है हमारी जो कि पढ़नी है, विच इज़ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो फ्लक्स इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस। मतलब अभी जो आपने सरफेस के बारे में बात करी है, जैसे ये सरफेस हो गया, तो इसके अंदर से मेरी कितनी फील्ड पास कर रही है वही मेरे को क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। मैथमेटिकली जो होता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, ये डेफिनेशन पे एक बार हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उससे पहले ये समझो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो कुछ नहीं, फ्लक्स डेंसिटी होती है। मतलब आप इसको कह सकते हो कि ये वो एनर्जी हो गई जो मेरी किसी सरफेस से पास करती है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। अगर आप मान रहे हो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का रीजन है, अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को ही कंसिडर करके चलते हैं, तो ये वाला जो है, सिर्फ इस डायग्राम के ऊपर ध्यान देंगे। आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है इस टाइप से पूरी स्पेस में। उसमें मैं बात पता करना चाहती हूँ कि आपके पास ये सरफेस है, इस सरफेस में से कितनी एनर्जी जो है मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक तरह से आप कह सकते हो इसको, पास कर रही है। तो वो कैसे पता करोगे? अब क्या मैं इतना कह सकती हूँ कि जितनी मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी उतनी मेरी एनर्जी होगी, उतनी एनर्जी ही पास करेगी इस सरफेस से? अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब कि ये लाइनें एक तरह से पास होंगी, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं मेरे इस सरफेस के थ्रू। ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं मतलब कि मेरी जो फ्लक्स हो गया विच इज़ पासिंग थ्रू द सरफेस वो भी ज़्यादा हो गया। अगर आप कह दो कि ये एरिया ही बड़ा ले लेते हैं
तब भी तो मेरा सरफेस जो है फ्लक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ या ना। मतलब कि मेरा फ्लक्स अभी तक एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पे डिपेंड कर रहा है कि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, यही ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लक्स भी तो ज़्यादा हो जाएगा ना। फ्लक्स को हम लोग क्या कह रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो किसी सरफेस से पास कर रही हैं। दूसरा, आपने एरिया को ही बढ़ा दिया तो आपके पास फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, हाँ या ना। अब एक प्रॉब्लम है आपके पास, अगर बाय चांस ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें मैं जो ये एरिया है उसका ओरिएंटेशन बदल दूं, वो इस टाइप से हो जाए, ठीक है, तो क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मेरे पास, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ये फर्स्ट केस में पास करके जा रही थी, क्या उतनी ही मेरी इस केस में पास करके जा रही हैं या कम हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आती है कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी मेरी फर्स्ट केस के कंपैरिजन में इस केस में। तो मतलब कि एक तरह से ये बात भी हो गई कि वो एंगल जो कि मेरा सरफेस या फिर आप एरिया वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है तो एरिया वेक्टर के टर्म्स में ही पढ़ते हैं कि जो एरिया वेक्टर जो है मेरा एक एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसके साथ भी वेरी करेगा, हाँ या ना। अब जैसे जैसे ये मैं ये वाला सरफेस जो हो गया इसको थोड़ा और इधर करती हूँ, थोड़ा इसको और इधर करती हूँ, ये बिल्कुल ही फ्लैट इस टाइप से आ गया, तो जो मेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं एंगल को बढ़ाते बढ़ाते, क्या वो मेरी फील्ड लाइंस जो हैं या फिर जो फ्लक्स हो गया वो कम हो जाएगा, हाँ या ना। तो मेरा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो एंगल बढ़ाने पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कम होता है, साइन या फिर कॉस, कॉस थीटा। जब आपकी थीटा की वैल्यू बढ़ती है, मतलब कि आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक जा रहे हो, तो आपकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस थीटा की वैल्यू है वो आपकी 1 से लेकर 0 तक जा रही है, मतलब कि थीटा की वैल्यू बढ़ने पे कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है। तो जो फ्लक्स के बारे में आप बात कर रहे थे कि जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ा रही हूँ एंगल जो है मेरा एरिया वेक्टर का वो बढ़ रहा है, तो आपकी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उस सरफेस से वो भी तो मेरी कम होती जा रही है। तो यहाँ पर से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेरा फ्लक्स है वो आपका ई ए कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बढ़ने पे थीटा बढ़ रहा है, ए बढ़ने पे थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा बढ़ने पे थीटा बढ़ रहा है, ठीक है, कॉस थीटा बढ़ने पे थीटा बढ़ रहा है। मैं थीटा बढ़ने की बात नहीं कर रही, मैं कॉस थीटा बढ़ने की बात कर रही हूँ। बात समझ रहे हो आप ये चीज़ को, ठीक है। और कॉस थीटा की अपने आप वैल्यू जो है, थीटा बढ़ने पे कॉस थीटा घटता है, तो थीटा घटने पे कॉस थीटा बढ़ता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रखा है तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दोबारा थोड़ा सा डीप में स्टडी करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या यहाँ से अगर मेरे पास फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा है, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, ए एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या फ्लक्स को मैं स्ट्रेट अवे ई डॉट ए लिख सकती हूँ। डॉट प्रोडक्ट ही तो हो गया ना मेरे पास ये दो क्वांटिटीज़ का, विच इज़ द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो जैसे जैसे इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ेगा मेरी थीटा की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। साथ साथ में मुझे ये तीनों वेरिएबल्स का डिपेंडेंस जो है फ्लक्स के साथ वो समझ में आ गया है। एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं ये हो क्या रहा है। यहाँ पर आपके पास जो पहला है नॉर्मल सिंपल, जिसमें जो एरिया वेक्टर है मेरा वो पैरेलल है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होगी जो मैंने रेड में ड्रॉ कर रखी हैं, ब्लू में आपका जो है सरफेस है, और ब्लैक लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है आपका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दिस केस, तो फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा ई डॉट ए, जो कि हमारा हो जाएगा ई ए कॉस 0, क्योंकि थीटा जो हो गया यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर एक ही लाइन में हो गई, तो थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई 0, कॉस 0 आपके पास 1 होता है। तो आपके पास फ्लक्स जो आएगी थ्रू दिस पर्टिकुलर, इन दिस पर्टिकुलर केस आ जाएगी ई इंटू ए, जो कि आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ठीक है।
नेक्स्ट केस आपने जो लिया है उसमें लिया मैंने कि ये जो एरिया वेक्टर है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है मैंने पहले वाले केस से। तो अब जो मेरा एरिया वेक्टर है उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ एक थीटा एंगल के साथ थीटा एंगल बना लिया है। मतलब एरिया वेक्टर ए इज नाउ इंक्लाइंड टू इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा। फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर ई डॉट ए, मतलब ई ए कॉस थीटा। जैसे जैसे मेरी थीटा की वैल्यू चेंज होएगी वैसे वैसे मेरी फ्लक्स की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज होती जाएगी। एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे 0 से 90 पे बढ़ेगी कॉस थीटा की वैल्यू मेरी 1 से 0 तक डिक्रीज होती जाएगी। मतलब कि मेरा फ्लक्स डिक्रीज हुआ है जैसे जैसे मेरा एंगल जो है एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ वो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये ज़्यादा इधर जाता जाएगा तो इसके अंदर से जो जितनी फील्ड लाइंस पास करने वाली हैं वो तो कम हो जाएंगी ना। तीसरा केस हम लोगों ने यहाँ पर लिया है जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है आपकी ऐसे है और एरिया वेक्टर जो हो गया है अब बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब जो थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास 90 डिग्री हो गई और कॉस 90 की वैल्यू आप लोगों को पता है हमारी होती है 0। तो आपके पास यहाँ पर से फ्लक्स कितना हो गया 0। दैट मीन्स अब सरफेस के थ्रू कोई फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो सिर्फ उसको ट्रेस करके जा रही है। यहाँ पर जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो उसके अंदर से कोई फील्ड लाइंस नहीं गई हैं। बात समझ में आ गई। चौथा केस आपके पास यहाँ पर होता है जिसमें आपके पास नेगेटिव फ्लक्स मिलता है। अगर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आपकी इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो क्या यहाँ पर इतनी बात समझ में आती है कि ये ए है और ये ई है और इन दोनों के बीच का एंगल आपके पास 180 डिग्रीज का है। अगर आपके पास कॉस थीटा 180 होगा मतलब कॉस 180 उसकी वैल्यू होती है आपके पास -1, आपके पास फ्लक्स आ गया -E डॉट ए। क्लियर है। एक बार की फीचर्स देख लेते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड से। एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से हायर फ्लक्स होगा, मतलब फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। फ्लक्स है क्या एग्जैक्टली दोबारा रिपीट करूँगी, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके किसी एक एरिया से पास कर रही हैं वही मेरा फ्लक्स है। ठीक है, एरिया से सिर्फ पास करना नहीं, एरिया के परपेंडिकुलर पास करना। ठीक, रिलेशन विद एरिया, टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सरफेस। ज़्यादा एरिया ज़्यादा फ्लक्स, कम एरिया कम फ्लक्स। डिपेंड्स अपॉन द एरिया ओरिएंटेशन, मतलब एरिया किस टाइप से ओरिएंट हो रखा है मेरा उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में उस पर भी डिपेंड करता है। द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस क्या हो गया एरिया वेक्टर। मैक्सिमम फ्लक्स अकर्स व्हेन द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब मेरी सरफेस के फील्ड परपेंडिकुलर हुई मतलब एरिया वेक्टर जो है, इस बात को समझो क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे इस चीज़ में। ये आपके पास है एरिया, ये आपके पास है इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड एरिया के तो परपेंडिकुलर है बट एरिया वेक्टर के पैरेलल है। समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हमने कैसे डिफाइन किया, ई ए कॉस थीटा, या फिर फ्लक्स को लिखा हम लोगों ने सिंपली ई डॉट ए। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है आपकी फ्लक्स की। फ्लक्स कैन बी रिटन एज ई डॉट ए, बट ये जो है स्पेशल केस है जिसको सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब जब फील्ड जो है आपकी यूनिफॉर्म होगी तभी आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर बात नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की होगी तो फिर क्या करेंगे, वापस अपना वही कंसेप्ट को याद करो। यहीं पर एक बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। आपके पास मान लेते हैं कि एक एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो वेरी कर रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस के बाद जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो स्ट्रेंथ है हमारी इस हिसाब से कैसे भी करके वो वेरी कर रही है। आपने यहाँ पर एक सरफेस को एज्यूम किया इस टाइप से, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो ऊपर की तरफ पोर्शन है यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ कम है,
यहाँ बीच में आए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई, और यहाँ पर पहुँच गए हम लोग तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हो गई है, राइट। तो आप कैसे निकालोगे फ्लक्स को? आप बोलोगे कि पूरे उसमें तो फ्लक्स निकाल नहीं सकते ऐसे, तो मैं बोलूँगी कि छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं, मतलब कि मैं डी फाई निकालूंगी एक छोटे से एरिया डी ए में, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है ई। छोटा सा पोर्शन लिया मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए, मतलब ये छोटा सा एरिया ले लिया। इधर की इलेक्ट्रिकल फील्ड ई है, इसका एरिया है डी ए, और इसका जो फ्लक्स होगा, इसके अंदर से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी उसको मैंने बोला डी फाई। तो आपके पास डी फाई क्या हो गया, एक तरह से ई डॉट डी ए। पर मुझे तो पूरे सरफेस के लिए चाहिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, तो मैंने बोला कुछ नहीं है, इसको इंटीग्रेट कर दो फॉर द कंप्लीट सरफेस। ये आपके पास आ जाती है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आपने कैसे लिखा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। डी फाई एक स्मॉल फ्लक्स है थ्रू अ स्मॉल एरिया डी ए मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू भी तो मेरी हर पॉइंट पे अलग अलग हो रही है ना, तो सिर्फ उस पॉइंट पे जो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है उसने थीटा एंगल बनाना है डी ए वेक्टर के, डी ए एरिया के साथ। समझ आ गया? तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डेफिनेशन आप यही लिखते हो, क्योंकि जनरल डेफिनेशन लिखोगे ना आप, ये तो स्पेसिफिक हो गई मेरी यूनिफॉर्म के लिए। हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड थोड़ी मिलती है हमें। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये किस टाइप की क्वांटिटी हो गई आपके पास, ई डॉट डी ए है, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट आप दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का करते हो तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ताकि आप लोग इसको खुद निकाल सको। डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ मेरे हिसाब से अब तक आप बहुत कंफर्टेबल हो गए होगे। एक बार इसको पॉज करो और खुद निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं आपसे ये चाहूँगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की। अब पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, तो ये सारी की सारी डिपेंड करेगी मेरी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा के ऊपर। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 270 है, और ये वापस 360 डिग्रीज हो गया। कॉस की वैल्यूज़ इस साइड पे +1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 0। याद रख लो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस 0 जो होता है 1 होता है, और कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास फ्लक्स आपका पॉजिटिव हो गया, और यहाँ मेरे पास फ्लक्स आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, क्या मेरे पास 0 फ्लक्स पॉसिबल है, तो हाँ ये भी पॉसिबल होता है। कब, जब मेरा एंगल जो है बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो आपके पास ई डॉट ए कॉस 90 विच इज़ 0 मतलब 0 हो जाता है। 8th पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इसको प्रूव करने के लिए भी दे देते हैं। दैट द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0। मतलब किसी भी सरफेस से अगर आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना चाहो वो 0 होगा। क्लोज सरफेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। एक बार देखते हैं ये हो कैसे रहा है। आपके पास है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये निकालना है मुझे। ये क्लोज सरफेस आपने क्यूब की फॉर्म में ले लिया है, जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड स्पेस में रखा हुआ है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है E। 6 सर्फेसेस होते हैं हमारे पास क्यूब के, मैंने 6 सर्फेसेस मार्क कर दिए हैं। ये लेफ्ट साइड वाला है आपके पास सरफेस 1, सरफेस 2, ऊपर वाला आपने लिया है सरफेस 3, ये बॉटम वाला आपने सरफेस 4, ये जो आगे वाला सरफेस है इस सरफेस 5, और जो पीछे वाला आपके पास हो गया इस सरफेस 6। क्लियर है? अब आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस, मतलब कि हर सरफेस के साथ कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास कर रही हैं, आपको ये निकालना है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो हर सरफेस से अलग अलग फ्लक्स निकालते हैं। एक बार फर्स्ट सरफेस को देखो, फर्स्ट सरफेस कौन सा है, ये वाला। सिंस ये एक क्लोज्ड सरफेस है
तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना, तो ये सरफेस अंदर क्लोज्ड है, बाहर वाला नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हो गई मेरी इस डायरेक्शन में हो गई। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया मेरे पास 180 डिग्री। तो यहाँ पर E इंटू ए को ले लेते हैं एरिया ऑफ एवरी सरफेस, क्योंकि ये क्यूब है तो हर सरफेस का एरिया ए होगा आपके पास। ए कॉस 180 होता है -1, तो -EA आ जाएगा आपके पास फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस। सेकेंड सरफेस की बात करें तो यहाँ पर भी आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया वेक्टर ये होगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है आपके पास, तो ये E हो गया, ये A हो गया। दोनों के बीच में एंगल आपके पास जो हो गया थीटा की वैल्यू 0 हो गई, cos 0 आपके पास होता है +1, तो आपके पास फ्लक्स आ गया सेकेंड सरफेस से +EA। बात समझ में आ रही है। थर्ड सरफेस के क्या थ्रू अंदर से कोई फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब फील्ड लाइंस पास होके जा रही है? नहीं जा रही, वो उसको ट्रेस कर रही हैं, ठीक है। और वैसे भी आप समझते हो कि ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर ये रहा, 90 डिग्री के एंगल बना दिया इसने इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ, ठीक है। ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, 90 डिग्री का एंगल बन गया, मतलब cos 90 मतलब फ्लक्स 0। सेम ऐसे फोर्थ के साथ होगा। फोर्थ का जो एरिया वेक्टर है आपका वो ये नीचे की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ये हो गई, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, फ्लक्स दोबारा 0 हो गया। फिफ्थ सरफेस में, फिफ्थ वाला सरफेस है जो आगे वाला, ये सरफेस हो गया, इसके लिए जो नॉर्मल है वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, आपकी तरफ आ रही है और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो राइट साइड की तरफ जा रही है, जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। आपकी तरफ आ रही है तो एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड 90 डिग्री का एंगल, फिर से फ्लक्स 0। और सिक्स सरफेस जो पीछे वाला था उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो वो अंदर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ये वापस 90 डिग्री का एंगल हो गया आपके पास, तो यहाँ पर भी फ्लक्स 0। अब टोटल फ्लक्स निकालूँ मैं इस सरफेस के थ्रू, तो टोटल फ्लक्स विल बी 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 6, हाँ या ना। बाकी ये चारों तो 0 हैं, +0 +0 +0 दिखा सकते हो आप। ऊपर के ये थे, एक माइनस ही है और एक ये प्लस ही है, कितना हो गया 5 = 0। तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी आ सकती है दैट द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस जो कि 3 डायमेंशनल है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो 0 होता है। अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ना होगे, नॉन यूनिफॉर्म होती, तो आप समझ सकते हो कि अगर इवन दो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये 4 सरफेस तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस वेरी कर सकता था। हो सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ अलग हो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ अलग हो, तो आपके वो दोनों कैंसिल नहीं करेंगे उस केस में, और देयर विल बी सम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस, ठीक है। बट इस केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर हो, ये तो हम लोगों ने क्यूब लिया है, आप क्यूबॉइड लेके कर सकते हो, आप किसी भी टाइप का सरफेस लेके कर सकते हो, आपके पास हमेशा वो आंसर 0 आएगा। बात समझ में आ रही है अब तक? कॉन्टिन्यूइंग ऑन द टॉपिक ऑफ गॉसेस लॉ, अब हम आते हैं एक्चुअली में कि गॉस लॉ कह क्या रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो हम लोगों के पास जो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन हैं, जो कि खैर आप नेक्स्ट चैप्टर, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, तो उन 4 इक्वेशंस में से एक जो है वो गॉसेस लॉ ही है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टर्म्स में समझो कि बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैक्सवेल्स इक्वेशन जो थी हमारे पास, दे लेट अस कैलकुलेट द फोर्स अ चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट ऑन ईच अदर। मैक्सवेल्स इक्वेशन से हम लोगों को समझ में आया था कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ है बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स। अब जो न्यूटन्स के लॉज हैं हमारे पास, दे ओनली होल्ड फॉर पार्टिकल्स मूविंग विद स्पीड मच लेस दैन द स्पीड ऑफ लाइट। जो हम लोग बात करते हैं, जो न्यूटोनियन फिजिक्स हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी है, जिसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और साथ साथ में इन सारे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती हुई जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो सब जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें सिर्फ और सिर्फ
एक आपके पास उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक लिमिटेशन होती है कि आप लोग सिर्फ उन स्पीड्स के बारे में बात कर सकते हो जब हम लोग बहुत 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 कम स्पीड पे चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हो गई हमारी 3 × 10⁸ मीटर्स/सेकेंड। इस स्पीड के आसपास भी नहीं है हम लोग, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जिन स्पीड्स के साथ हम डील करते हैं तब हमारे ये न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं। बट जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो उन पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल है जो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चल रही हैं। मतलब कि अगर मैं चाहूँ कि मैं फोटॉन्स जो है हमारी स्पीड ऑफ लाइट ही है, वो एक्चुअली में पार्टिकल है ना लाइट का, वो स्पीड ऑफ लाइट पे चलते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन को लगा सकते हैं। द मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर रिलेटिविस्टिकली करेक्ट। रिलेटिविस्टिकली करेक्ट जो वर्ड है, अब आप इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे होगे। मतलब जब आप मूव करने लग जाते हो, तब जब आपकी स्पीड वेरी करती है, स्पीड बहुत ज़्यादा भी होती है, स्पीड c के आसपास भी होती है, तब भी हमारी मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो फॉलो करती हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन आपके पास 4 इक्वेशंस का एक सेट है, जिसमें से पहला जो है वो है गॉसेस लॉ। ठीक है, अब समझते हैं हमारा गॉस लॉ क्या कह रहा है। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द नेट फ्लक्स को आप समझ गए हो। फ्लक्स इज द कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो है हमारी किसी सरफेस से पास हो रही हैं, और स्पेसिफिकली हम बात करें तो किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। ठीक है, नेट फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड जो फ्लक्स है हमारा किसी भी सरफेस में, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब ये कह रहे हैं कि जो फ्लक्स हो गया हमारा किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ये जो क्लोज सरफेस जिसके अंदर आप फ्लक्स निकालने की बात कर रहे हो, इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज ज़रूर होगा। इस चार्ज इनक्लोज्ड के ही प्रोपोर्शनल होता है मेरा फ्लक्स। परफेक्ट। स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर हम लोगों ने कह दिया और हम लोगों को समझ में आ गया कि जो फ्लक्स होता है वो E.A होता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। बट हम लोग जनरल वाला केस लेंगे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E.DA। जो ये फ्लक्स होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाते हो, जब आप इक्वल टू लेकर आते हो, तो साइंटिस्ट ने निकाला इट इज़ कांस्टेंट जो आया है वो आया हमारे पास 1/ε0। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है या जो फ्लक्स गॉसेस लॉ का आ रहा है फॉर्मूला, उसमें आता है E.DA इज इक्वल्स टू Q enclosed by ε0। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर, अगर आपके पास जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो हमेशा साइन के साथ ही पुट किया जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लीज़ उसको पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, इफ़ Q enclosed इज़ पॉजिटिव इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव फ्लक्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो मतलब फ्लक्स जो है आपके पास पॉजिटिव टाइप का आ गया, जो कि इंडिकेट करेगा आपके पास आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। आप ये बात को भी समझते हो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस भी जो जाती हैं हमारी वो आउटवर्ड ही होती हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स एन आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर आपके पास Q जो है वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव फ्लक्स कंट्रीब्यूट करता है, जो कि इनवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा और एक बार हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं विद सम एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारी जो फ्लक्स के अंदर रह गई थी वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है आपके लिए। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं, आपके पास सरफेस कुछ इस टाइप से है, सच दैट ये जो सरफेस का जो आपके पास वेक्टर हो गया, जो एरिया वेक्टर है आपका, वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जो कि मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो फ्लक्स को, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का वो वाला कंपोनेंट जो कि मेरे एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, सिर्फ इतना ही पार्ट जो है मेरा फ्लक्स में प्ले होगा,
और जो ये वाला कंपोनेंट हो गया विच इज़ ई साइन थीटा, ये मेरा फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये आपके पास सरफेस है और ये वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस उस सरफेस को ट्रेस करके जा रही है। ई साइन थीटा फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। ई कॉस थीटा जो है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में हुई लगभग, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के जो मैग्नीट्यूड है वो है आपके पास ई कॉस थीटा, राइट। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मेरे सिंस परपेंडिकुलर जा रही हैं सरफेस के, मैं बात कर रही हूँ सरफेस के परपेंडिकुलर होना, ठीक है। और जो सरफेस का वेक्टर है जो कि एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में है, समझ पा रहे हो आप, ये सरफेस एरिया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में है ये फील्ड लाइंस, तो ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं फ्लक्स में। परफेक्ट। फाई फ्लक्स जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप ये भी वेक्टर साइन लगेगा। परफेक्ट। गॉसेस लॉ को जब तक आप एप्लीकेशन से नहीं समझोगे आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। अभी हम लोग निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम यूज़ करेंगे गॉसेस लॉ, जो बेसिक फॉर्मूला है आपका। अगर मैं बात करूँ चार्ज क्यू है, उससे आर डिस्टेंस दूर कोई भी पॉइंट पी है, इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालो, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। और डायरेक्शन जो है वो आप आराम से बता सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक। अब लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। ये जो क्यू चार्ज है ये मैंने कंसिडर कर रखा है। हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस दूर है चार्ज से, ठीक है। जो ये ब्लैक में मैंने डायग्राम बना रखा है इज़ द डायग्राम दैट वी रिक्वायर। अब हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। गॉसियन सरफेस जो होता है हमारा वो 2 डायमेंशनल सरफेस है। सबसे बड़ी बात क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, आपका मन नहीं मान रहा स्फीयर के लिए, कोई बात नहीं, आप इस टाइप का एक सरफेस चूज़ कर लो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मैं आपको रोकूंगी ही नहीं कि गॉसियन सरफेस आप स्फीयर ही चूज़ करो या प्लीज़ बेटा थोड़ा आसान चूज़ करो। आपका जैसा मन कर रहा है आप चूज़ करो, बस उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए ज़रूर तैयार रहना जो भी आप सरफेस को चूज़ करने वाले हो। अगर आपको उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है तो प्लीज़ रहने ही देना। तो हम लोग यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या चूज़ करा, हम लोगों ने एक स्फीयर चूज़ करा। क्यों चूज़ किया उसका एक रीज़न एक और है। अगर यहाँ पर मैं आर डिस्टेंस दूर यहाँ की जगह यहाँ लूँगी तब भी तो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम ही आएगी। यही सेम डिस्टेंस यहाँ पर लिया जाए तब भी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम आएगी। यहाँ पर लूँगी तब भी सेम आएगी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बात कर रही हूँ अभी। डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है हर पॉइंट पे हमारी अलग अलग रहेगी, ठीक है। अब मेरा गॉस लॉ क्या कह रहा है, इट इज़ इंटीग्रल ई डॉट डी एस, जो कि क्या है मेरा फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा का पूरा जो टर्म है आपका क्या रिप्रेजेंट करके देता है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो आपने गॉसियन सरफेस चूज़ किया है इसी पे मेरा पॉइंट पी लाई करना चाहिए। मतलब कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास करता हुआ कोई भी एक सरफेस चूज़ कर लो जिसका सरफेस एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। ये मैंने चूज़ कर लिया एक स्फीयर जिसका रेडियस हो गया आपके पास आर। तो गॉस लॉ में इस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी ये है विच इज़ ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। जो डी एस है आपके पास वो है सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये पूरा जो सरफेस आपने चूज़ किया है इसका गॉसियन सरफेस उसका सरफेस एरिया, ठीक है। क्यू एनक्लोज्ड क्या है, ये जो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस आपने चूज़ किया है उसके अंदर का चार्ज, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट आपके पास कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर इन वेरिएबल्स के ऊपर ध्यान दो। तो जो डी एस है आपके पास एक तरह से विच इज़ द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो एरिया क्या है, ये स्फीयर है, तो एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। दूसरा चार्ज इनक्लोज्ड,
इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, तो वो है चार्ज Q। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को जो है मेरे को गॉसेस लॉ में पुट करना है, बट पहले एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने गॉसेस थ्योरम लिया, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दो, डॉट है, डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में होगी, और सिर्फ इसी पॉइंट की बात करें तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का जो एंगल है आपके पास वो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डी एस कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो की वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ऑन द सरफेस कांस्टेंट है, मैंने इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लिया। आपके पास बचा इंटीग्रल डी एस। इंटीग्रल डी एस मतलब पूरा का पूरा सरफेस एरिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यूज जो हैं, अब जो 1 और 2 इक्वेशन है आपने अब ये पुट करनी है इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। जो टोटल सरफेस एरिया आपके पास है 4 पाई आर स्क्वायर आपने पुट कर दिया। चार्ज एनक्लोज जो है वो आपके पास है Q, वो भी आपने पुट कर दिया। आपके पास आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर दो और आर स्क्वायर को अलग कर दो। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है आपके पास आ जाता है K के बराबर। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई KQ बाय आर स्क्वायर। क्या मैथमेटिकली जो हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ा था, क्या उसमें भी हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की यही वैल्यू नहीं होती है कि किसी चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस दूर मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड KQ बाय आर स्क्वायर है। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल फील्ड की इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। आप यहाँ पर इसको प्लस कर दोगे या माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। प्लस के लिए जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है, आउटवर्ड, और जो नेगेटिव होता है वो रेडियली इनवर्ड्स होती है, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, राइट। समझ में आया है ये पार्ट? आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। आपके पास एक रॉड है, वो इतनी लंबी है, बहुत 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 लंबी है, ठीक है। इसकी वजह से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड बतानी है, ठीक है। वापस सेम वही ड्रिल अब हम लोग फॉलो करेंगे कि जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड बतानी है उस पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस लेंगे। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस मैंने लिया है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में लिया है। उस सिलेंडर का जो रेडियस है आपके पास वो है R, और जो लेंथ ली है मैंने उसकी वो है L, ठीक है। लेट अस कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मुझे नहीं पता इस पूरी वायर में कितना चार्ज है, भाई वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कितना चार्ज होगा मैं नहीं निकाल सकती। यहाँ से लेकर आप लगभग लगा लो 4-5 किलोमीटर लंबी वायर है, मैं पूरे वायर में थोड़ी ना चार्ज निकालूंगी। मैं सीधा सीधा लैम्डा निकाल सकती हूँ कि इतना चार्ज इतनी लेंथ में है, मतलब कि मैं 1 मीटर के अंदर जो चार्ज है वो निकाल लिया, तो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मुझे चार्ज डेंसिटी दे रहा है। परफेक्ट। यहाँ पर आपको चार्ज डेंसिटी दी गई है विच इज़ द चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट P पे निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है वायर से दूर। वापस आपने गॉसेस लॉ यूज़ किया। इसको मैं बार बार लिख भी इस वजह से रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि इसके वेरिएबल्स का मतलब क्या है। इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से वापस बता रही हूँ, E का है इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी गॉसियन सरफेस के ऊपर, ठीक है। गॉसियन सरफेस, जो सरफेस आप खुद चूज़ कर रहे हो वो। ds है आपका सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस जो आपने खुद चूज़ किया है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप खुद चूज़ करोगे गॉसियन सरफेस को, और उसका सरफेस एरिया है ये। चार्ज एनक्लोज्ड, जो सरफेस आपने चूज़ कर लिया उसके अंदर इतना चार्ज है, ये यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब मेजरली आपको 1, 2 और 3
वेरिएबल्स को समझना ज़रूरी है इस फॉर्मूले में कि कहाँ पर क्या वैल्यूज़ पुट करी जाएंगी, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r सच दैट पॉइंट P वेयर वी नीड टू इवेल्युएट द इलेक्ट्रिकल फील्ड। पॉइंट P क्या है? वो वाला पॉइंट है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, वो मेरा सरफेस पे लाई करो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि जिस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलनी है वो आपका गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए, तभी आप उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालोगे, तभी ये गॉसियन सरफेस जो है आपको फील्ड की सही वैल्यू देगा। और जो सिलेंडर आपने चूज़ किया है उसकी लेंथ आपने चूज़ कर ली L। गॉसियन सरफेस का हमें सरफेस एरिया चाहिए ना। अब ये मत बोलना कि मैम इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर ले लो गॉसियन सरफेस। इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर की सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप? नहीं निकाल सकते ना। तो अपने ऊपर लिमिट्स लगाओ यहाँ पर। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए इसकी एक लेंथ भी ले लो, बाद में हम देखेंगे कि वो कट सकता है या नहीं कट सकता है, ठीक है। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने चार्ज निकाला जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है, राइट। कैसे निकालेंगे? अगर मैंने कहा है कि एक यूनिट लेंथ जो हो गई, यूनिट लेंथ में मेरे पास चार्ज Q है, तो क्या मैं L लेंथ में चार्ज नहीं निकाल सकती हूँ? कैसे निकाला? जो लैम्डा है आपके पास वो क्या हो जाएगा? चार्ज एनक्लोज्ड बाय लेंथ L। जो टोटल पूरा को पूरा चार्ज Q हो जाएगा वो टोटल पूरी की पूरी लेंथ L में हो गया एक तरह से, और जो आपके पास छोटा सा चार्ज Q एनक्लोज्ड हो गया वो इतनी लेंथ L के अंदर आ जाएगा, राइट। यही तो मेरी लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट है कि इतनी लेंथ में इतना चार्ज है और इतनी लेंथ में इतना चार्ज है, और जो ये आपके पास आया है विच इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो आपका हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ पर एग्जैक्टली हायर लेवल न्यूमेरिकल्स में हो सकता है वो वेरी करे। परफेक्ट। तो चार्ज एनक्लोज्ड आपके पास यहाँ पर आ गया लैम्डा इंटू L, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू द लेंथ L। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है। मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं ज़रा इस वाले पार्ट को विच इज़ E.ds। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डायग्राम फिर से बनाया है मैंने। सर्फेसेस कितने हैं? एक तो ये वाला सर्फेस आपको दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर एक सर्कल सा दिख रहा है, एक यहाँ पर एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है, और तीसरा आपके पास यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये जो कर्व्ड सर्फेस एरिया हो जाएगा आपका सिलेंडर का, वो हो गया। तो एक डिस्क यहाँ पर, एक डिस्क यहाँ पर और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। फ्लक्स है तो तीनों की वजह से होएगा, तो मैंने फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस ये अलग अलग करके लिख दिए हैं। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन पे ध्यान दें। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो याद करो ज़रा एक बार वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जिसमें बुर्ज खलीफा लिया था लास्ट लेक्चर में। आपके पास एक वायर थी इस टाइप से, आपके यहाँ पर पॉइंट P A डिस्टेंस दूर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी थी। तो आपका एक तो इस डायरेक्शन में आ रहा था, एक इस डायरेक्शन में आ रहा था, बट अगर ये बहुत लंबी हो जाती है तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो सारी की सारी इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है। तो अगर आपके पास ये वायर है तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है सिर्फ और सिर्फ इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस टाइप से होगी, हाँ या ना। तो इस वाले सरफेस के लिए सिर्फ फर्स्ट सरफेस को कंसिडर करो। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये हो गई, और सरफेस जो है इसका जो वेक्टर हो गया डायरेक्शन का वो ये हो गया। एरिया वेक्टर आपका ds1 इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। डॉट प्रोडक्ट है आपके पास, तो cos 90 आपके पास कितना हो जाता है? 0। ये 0 हो गया। सेम आपके पास ये थर्ड सरफेस के लिए आएगा। आपके पास इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में वापस 90 डिग्री का एंगल आया आपके पास। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो फ्लक्स हो गया हमारा वो हो गया 0। तीसरा जो ये दूसरा सरफेस हो गया हमारा जो कि आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। तो E.ds2, व्हाट इज़ द ds2? मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है?
फॉर दोज ऑफ यू जिनको याद नहीं है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/L, ठीक है। 2π कांस्टेंट, r रेडियस, L लेंथ ऑफ द सिलेंडर आपने यहाँ पर पुट किया। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट एंगल है, दिस एंड दिस इज 0, जो मैंने गलती से यहाँ पर 90 लिख दिया है। cos 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने चार्ज इनक्लोज्ड को यहाँ पर अपने आप ही लैम्डा L लिख दिया है राइट साइड में पहले ही स्टेप से, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली चीज़ जो कंफर्टेबल होगी। ds2 विच इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बिकम्स 2πrl, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू 2πrl इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरा L से L यहाँ पर कैंसिल हो गया? परफेक्ट हो गया। तो E बिकम्स लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। नीचे कोशिश करते हैं 4π एप्सिलॉन नॉट आ जाए, तो मैंने ऊपर और नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर में हो गया आपके पास 4π एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आपके पास रह गया 2 लैम्डा। 4π एप्सिलॉन नॉट है 1/4π एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर आपने इसको रिप्लेस कर दिया k से, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई 2k लैम्डा बाय r। येस और नो? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? एक बार हम लोग अपनी पुरानी वाली स्लाइड पे जाते हैं जहाँ पर आपके पास ये वायर थी इन फाइनाइट लेंथ की और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी थी। हम आ गए हैं अपनी ये वाली स्लाइड पे। इसका स्पेशल केस पे जाते हैं एक बार वापस सबसे नीचे। तो इसका स्पेशल केस आपका क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय a बीइंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। क्या हम लोग वापस उसी कंक्लूजन पे हैं जो हम लोगों ने बोला था? तो यहाँ पर हम लोग गॉसेस लॉ पे हैं, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाले लॉ पे, विच इज़ 2k लैम्डा बाय r। परफेक्ट। कंक्लूजन्स वही हैं हमारे, रिज़ल्ट वही आने वाले हैं। बात ये समझो कि वो जब हम लोगों ने किया था पूरी डेरिवेशन वॉज वेरी लॉन्ग, पूरी लंबी चौड़ी डेरिवेशन थी, उसके स्पेशल केस में हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला था। और यहाँ पर विद इन सेकेंड्स हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया है। उसके अलावा मेरे हिसाब से लैम्डा L जो वाला कंसेप्ट है आपके पास वो कंफर्टेबल है। आपने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी है, कोई एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट पे आ गए हो। नेक्स्ट हम लोग करते हैं डिस्कस इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अभी आपके पास लाइन ऑफ चार्ज थी, अब शीट ऑफ चार्ज है, मतलब हम लोग 2 डायमेंशन में पहुंच चुके हैं। 2 डायमेंशन में आप ये बात समझते हो कि आप लोग सिग्मा पढ़ते हो, विच इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट? कि ये टोटल चार्ज है टोटल एरिया में, और साथ साथ में ये हमारा ऑब्वियस सी बात है छोटे सा चार्ज होगा एक छोटे से एरिया में। ये कांस्टेंट होता है हमारा, जिसको हम लोगों ने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही हम लोगों को पीछे हमेशा कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा कोई भी नया टॉपिक शुरू करने से पहले। अब आपके पास यहाँ पर एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लैक वाले, उसमें हम लोगों ने मान लिया कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो पॉजिटिव टाइप का है, और इस शीट से r डिस्टेंस दूर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। लेट अस कंसिडर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विच इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया। आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब गॉसियन सरफेस कैसे चूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ही चूज़ किया है। अब जो आप लोगों के पास ये सिलेंडर की लेंथ है, इट इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ दिस शीट फ्रॉम द पॉइंट P। मतलब कि यहाँ पर इतना ही लंबा और पीछे भी उतना ही पार्ट आपका रहेगा सिलेंडर का, शीट के पीछे भी और शीट के आगे भी। परफेक्ट। तो लेंथ आपके पास हो जाएगी r प्लस आर विच इज़ इक्वल्स टू 2r। रेडियस आपने कुछ भी लिया, अभी हम लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं पड़ेगी। गॉसेस लॉ क्या कह रहा है? E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले क्यू एनक्लोज्ड चाहिए। क्यू एनक्लोज्ड क्या है
कि इतना जो गॉसियन सरफेस का पार्ट है हमारा, उसके अंदर कितना चार्ज है। अगर ये लगभग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो एक बात बताओ यहाँ पर, क्या इसके बराबर मैं यहाँ पर सेंटर में एक सर्कल इस टाइप से ड्रॉ कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ इतने पोर्शन में, ये जो शेडेड पोर्शन हो गया मेरा यहाँ पर, इतने में चार्ज कितना है वही तो चाहिए ना। आपको ये बाहर के जो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई रिक्वायर। चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस तो सिर्फ ये वाला पोर्शन ऑफ द चार्ज है, राइट। इतना पोर्शन ही तो है मेरा जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है प्लेट का, तो मुझे इतने में चार्ज चाहिए है। इतनी बात समझ में आई। मान लेते हैं कि ये वाला जो गॉसियन सरफेस आपने ले रखा है, जो कि यहाँ पर एक डिस्क बनेगी और यहाँ पर भी एक डिस्क बनेगी, इसका एरिया है आपके पास A, ठीक है। तो क्या यहाँ पर भी जो इसने एक तरह से एरिया कवर किया है प्लेट का, वो भी एरिया मेरा A होगा, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन यूज़ करी मैंने, तो मैं लिख सकती हूँ सिग्मा को इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय A। एरिया वो वाला एरिया है जो शीट के ऊपर आपका कवर हुआ है गॉसियन सरफेस की वजह से, ठीक है। तो Q एनक्लोज्ड आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू A। एक बार इस पे वापस जाते हैं गॉसेस लॉ पे। तो गॉसेस लॉ को हम लोगों ने E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड की जगह सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिख दिया। आपके पास यहाँ पर दोबारा मुझे एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस आपके पास ये जो कर्व्ड सरफेस हो गया और एक सरफेस आपके पास ये वाला हो गया, 3 सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने तीनों के लिए फ्लक्स यहाँ पर अलग अलग लिख दिया है सरफेसेस के लिए। जो पहला सरफेस है और जो तीसरा सरफेस है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर ये पॉजिटिव टाइप की आपके पास प्लेट है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस भी डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में भी है। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट सरफेस के लिए मेरा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 0। थर्ड के लिए भी आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एंगल बिटवीन देम इज 0, cos 0। अगर आप बात करें कर्व सरफेस एरिया की, तो सेकंड सरफेस जो आपके पास पूरा हो गया, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो आपके पास इसी डायरेक्शन में है, बट एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर हो गया, मतलब cos 90, और cos 90 आपके पास हो जाएगा 0। परफेक्ट। ये हुआ आपके पास E बाहर आ गया इंटीग्रल ds1 विच इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट सरफेस प्लस E बाहर आ गया इंटीग्रल ds3, ये आपके पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द थर्ड सरफेस, ये जो डिस्क है आपके पास, इक्वल्स टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने इस डिस्क का ले लिया इक्वल्स टू A, तो सेम इस डिस्क का भी होगा विच इज़ इक्वल्स टू A। तो EA प्लस EA इज इक्वल्स टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 2EA आ गया, A से A कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके पास आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही कमाल का रिजल्ट आया है इसमें। मैंने पूछा था कि इस शीट से R डिस्टेंस दूर बताओ मेरे को इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, और जो आपको रिजल्ट मिला है उसमें R वेरिएबल ही नहीं है। दैट मीन्स जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस फ्रॉम द शीट की वजह, ठीक है। मतलब ये आपने शीट ली है तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ निकालो, सेम आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ निकाल लो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आप यहाँ निकाल लो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी की वजह से ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड स्पेस क्रिएट करता है। एक बार समझते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड स्पेस क्रिएट हो कैसे रही है। आप अपने आप वैसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा ही पा रहे होगे, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज ही नहीं हो रही तो वो यूनिफॉर्म ही तो हो जाएगी आपके लिए, हाँ या ना। इसकी अगर एप्लीकेशन पे हम लोग मूव करें तो एक केस लेते हैं जहाँ पर आपके पास 2 इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैं सेम पोलैरिटीज़ की, मतलब कि पहली शीट ये हो गई, दूसरी शीट ये हो गई। इसके चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, दोनों पॉजिटिव टाइप के हैं। बात समझेंगे। 3 रीजन्स हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन।
ये आपके पास पहली शीट है, ये आपके पास दूसरी शीट है। दोनों की वजह से फर्स्ट स्पेस में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, ये पॉजिटिव है। अभी बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ इस प्लेट को याद रखो। इस प्लेट की वजह से यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को समझ में आ गया कि वो डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो इस पूरे स्पेस में, मतलब विच इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेट, आपने एक पॉइंट लिया, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होएगी। दूसरा भी पॉजिटिव शीट है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होएगी। दोनों ऐड हो जाएंगी टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द फर्स्ट डायरेक्शन इन द फर्स्ट स्पेस इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। एक चार्ज डेंसिटी अगर प्लेट की है सिग्मा 1 तो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना। तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी प्लेट की वजह से सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। जो तीसरा स्पेस है हमारे पास, उसमें देखो फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव टाइप की है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, सेकेंड प्लेट वो भी पॉजिटिव टाइप की है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द प्लेट जाएगी वो। दोनों वापस ऐड हो गई। आपके पास थर्ड स्पेस में भी सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिली है जो कि फर्स्ट स्पेस में मिली थी, बस बात यह है कि डायरेक्शन अलग होगी इन दोनों की। बात करते हैं सेकेंड स्पेस की। तो इस प्लेट की वजह से जो पहली प्लेट है इससे दूर जाती हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 राइट साइड डायरेक्शन में, और ये वाली भी तो पॉजिटिव है, इससे भी तो दूर जाएगी, तो इस डायरेक्शन में विच इज़ E2। अगर मैं राइट साइड वाली बात कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, तो आप बोलोगे E1 में से E2 को माइनस कर दो, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। आपके पास ये आ गया, कॉमन ले लिया आपने 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब यहाँ पर आपने कंसिडर करा कि मान लेते हैं कि दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है वो बराबर है, मतलब कि एक यूनिट एरिया में बराबर बराबर दोनों के पास चार्जेस हैं। तो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा करा मैंने, तो यहाँ पर 2 सिग्मा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम थर्ड रीजन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मैंने गलती से 2 लगा दिया है यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। आपके पास है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट सेकेंड रीजन की बात करें, ये वाला प्लेस, सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा, कैंसिल 0। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग याद आ रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो 0 होती है। इसी का ही दूसरा केस पढ़ा हम लोगों ने। अब पोलैरिटीज़ ऑपोजिट कर दी है हमने, 2 इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज विद डिफरेंट पोलैरिटीज़। पहली प्लेट ली है प्लस सिग्मा 1, दूसरी प्लेट ली है माइनस सिग्मा 1। सिर्फ डायरेक्शंस के ऊपर ध्यान देंगे। फर्स्ट स्पेस में प्लस की वजह से अवे E1 इस डायरेक्शन में, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स E2 इस डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके पास आ गई E2 माइनस E1। मैं नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में निकालना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने इधर वाले वेक्टर में से इधर वाला वेक्टर माइनस किया, मतलब राइट साइड वाले वेक्टर में से लेफ्ट साइड वाला माइनस किया है, तो आपके पास इधर का डायरेक्शन आ जाएगी, राइट। तो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपके पास। सेम आपके पास थर्ड स्पेस का होगा, पॉजिटिव की वजह से इधर राइट साइड में अवे जाता हुआ, नेगेटिव प्लेट की वजह से टूवर्ड्स लेफ्ट साइड में। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट डायरेक्शन में, E1 में से E2 को माइनस कर दिया, आपके पास ये आ गया। सेकेंड स्पेस, पॉजिटिव की वजह से अवे राइट हो गया, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स राइट हो गया, दोनों की दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड्स ऐड हो गई, आपके पास ये आ गया, ठीक है। बार बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप समझ पा रहे हो इसको, सिर्फ डायरेक्शंस का गेम है यहाँ पर, डायरेक्शंस को आप लोग कंफर्टेबल हो चुके हो। अब देखो ज़रा, अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर है, पोलैरिटी ऑपोजिट है, चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स सिग्मा कर दिया मैंने। E1 0, E3 0, ये दोनों 0 हो गए। बीच वाले की बात करो,
तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा विच इज़ इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टार मार्क कर लो, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। यही मेरी बनेगी बाउंडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाउंडेड इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी हमारा, इसका कंसेप्ट हम लोग आगे कैपेसिटर्स में पढ़ेंगे। कैपेसिटर जो पंखे चलाने में, फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं, वो सारी डिवाइसेस, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या पढ़ा था आपने एग्जैक्टली? वही ना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा चार्ज को फोर्स दे देता है, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्पेस में कोई चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फील्ड को आप एनर्जी से रिलेट कर सकते हो बहुत आराम से। आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में ही स्टोर करी जाएगी आगे। और अगर आप किसी एक जगह पर उस एनर्जी को कन्फाइन कर सको तो इससे ज़्यादा बढ़िया बात हो नहीं सकती, क्योंकि एनर्जी तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमारे यूनिवर्स में है ही ना। अब सोलर एनर्जी की बात करें तो वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। बात क्या है हमारी कि क्या हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्या वो हमारी एनर्जी जो है वो बाउंडेड फॉर्म में है या नहीं है। बाउंडेड एनर्जी ही तो हमारे को उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। ऐसे फ्री एनर्जी तो दुनिया में पता नहीं कितनी घूम रही है। आप बाहर निकलोगे आपको इतनी गर्मी लगेगी, वो क्या है, हीट एनर्जी ही तो है, राइट। एनर्जी की कमी नहीं है, बात है उस एनर्जी को एक जगह पर कन्फाइन कैसे करे, बाउंड कैसे करे, उस टाइप की एनर्जी की कमी है। और यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन हम लोगों को ये मिली है कमाल की, यही हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में ही यूज़ करते हुए कैपेसिटर्स को बनाएंगे। अब जो आजकल फोटोग्राफी में सब बच्चे इन्वॉल्व्ड है ना, सब अपनी सेल्फीज़ लेते हैं, सब बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ खींचते हैं, कहीं पर भी जाते हैं घूमने। वो फोटोग्राफी में जो तुम लोग फ्लैश लाइट जलती है, वो फ्लैश लाइट कहाँ से जल रही है, वो अचानक से इतनी सारी एनर्जी कैसे मिल रही है फ़ोन को कि वो एक इंस्टेंट पे इतना लाइट थ्रो कर पा रहा है आपकी तरफ, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यहीं से। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग शेल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही थिन है, मतलब कि एक तरह से वो अंदर से पूरा का पूरा खाली है, एंड जो थिकनेस है हमारी वो बहुत बहुत कम है, राइट। अब यूनिफॉर्मली चार्ज तो मान लेते हैं कि आपने इसको कुछ जो है चार्ज क्यू दिया है, और इसका जो रेडियस है आपके पास, जो आपने स्फीयर लिया है या शेल लिया है, उसका रेडियस गिवन है हमें आर। परफेक्ट, ये आपके पास गिवन वेरिएबल्स हो गए। आपको अब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 पॉइंट्स पे। वो 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं आपके? सबसे पहला पॉइंट एट अ पॉइंट विच इज़ इनसाइड द स्फीयर, मतलब स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, जैसे कि वो यहाँ हो गया, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर छोटा आर लिया मैंने, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। दूसरा है व्हेन इट इज़ एट द सरफेस, आपने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है ऑन द सरफेस। तीसरा है एट एनी डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर, मतलब कि जैसे कि यहाँ ले लिया आपने, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये छोटा आर हो गया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो है आपका चार्ज जो है सारा का सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर से ऑब्वियस सी बात है, शेल है वो हॉलो है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, जितना भी चार्ज है हमारा सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और एक और केस होता है हमारा, जब सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे बाहर चला जाता है और अंदर हम लोगों को कोई चार्ज नहीं मिलता। वो कौन सा केस होता है? जब आप एक कंडक्टिंग मटेरियल से आप स्फीयर बनाते हो, ठीक है। स्फीयर क्या होता है? अगर आप पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर भी है ये, बट एक कंडक्टर से बना हुआ है, तब उस केस में भी आपके पास जितना भी एक तरह से चार्ज दोगे आप उसके ऊपर, वो सारा सरफेस पे जाके सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो होता है हमारे चार्जेस फ्री टू मूव होते हैं, और चार्जेस की टेंडेंसी होती है वो अपने एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके सेटल होते हैं, एंड वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो उन लोगों को सरफेस पे मिलता है। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर में
चार्जेस जो होते हैं वो सरफेस पे जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से आप इसको ना कि थिन स्फेरिकल शेल की तरह पढ़ने के, आप ये पढ़ सकते हो कि जब चार्ज मेरा सारा का सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड किस हिसाब से निकालोगे आप एट पॉइंट इनसाइड, ऑन एंड आउटसाइड द स्फीयर या शेल। अब सिंस हमारा जो चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आउटसाइड सरफेस है ना ये हमारा शेल का या स्फीयर का, तो हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे जो कि आपका 2 डायमेंशन हो जाएगा, राइट। वॉल्यूम में थोड़ी हमारा चार्ज, हमारा तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे जाके सेटल हो रखा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर करा कि ये जो स्फीयर दे रखा है आपको या शेल दे रखा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। आप एरिया निकाल सकते हो इस पूरे शेल का या स्फीयर का बहुत आराम से। परफेक्ट। अब देखते हैं कि आगे इसको निकालना कैसे है। तो सबसे पहला हम लोगों ने एक पॉइंट कंसिडर करा विच इज़ इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ये ब्लैक में जो आपके पास गिवन है वो मेन डायग्राम है आपका, और इसका चार्ज जो है वो सारा का सारा सरफेस पे सेटल होता हुआ आपको यहाँ बाहर दिखाई दे रहा है। परफेक्ट। गॉसेज लॉ मेरा क्या कहता है? इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरिएबल्स को एक बार फिर से समझेंगे। ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल फील्ड गॉसियन सरफेस के ऊपर, डी एस सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस जो कि आप खुद चूज करोगे। क्यू एनक्लोज्ड, जो गॉसियन सरफेस आपने खुद चूज किया है उसके अंदर मेरा कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई डॉट डी एस जो होता है वो अपने आप में क्या है? फ्लक्स। परफेक्ट। अब नाउ वी इवैल्यूएट द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट पी। आपके पास ये वाला पॉइंट पी है, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ द स्फीयर से। ये बात आपको याद है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलम फोर्स होता है, वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अदर बॉडी लगता है, राइट। और वहीं से हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन आती है। तो आप इस बात को याद रखोगे कि इवन दो यू हैव अ एक्सटेंडेड स्फीयर, इसके सेंटर से ही डिस्टेंसेस आपके सारे मेजर होंगे। तो यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड बतानी है। तो आपने क्या किया? इस पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन स्फीयर बनाया है, ठीक है। अब ये जो सरफेस हुआ, गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया है वो किस फॉर्म का है? तो वो एक स्फीयर की फॉर्म में है, या फिर आप इसको भी एक शेल बोल सकते हो। परफेक्ट। उसका रेडियस होगा हमारे पास आर, ठीक है। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारी वो क्या है? सिग्मा, जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय जो टोटल एरिया है। स्फीयर का एरिया जो होता है आपका सरफेस का वो कितना होता है, एक बार सोच के बताइएगा। गलती से भी पाई आर स्क्वायर मत बोलना। आप सर्कल का एरिया नहीं बता रहे हैं, आप एक स्फीयर का एरिया बता रहे हैं। और जो स्फीयर का जो पूरा सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। प्लीज़ इस चीज़ में हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज है Q, वो टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम लोगों ने लिखा है एज सिग्मा। अब यही सारी चीज़ें उठा के गॉस लॉ जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। तो ई डी एस कॉस ज़ीरो क्यों हुआ है हमारा? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स ही होगी, ठीक है। और अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर सरफेस पे लेती हूँ तो एरिया वेक्टर भी उसका यही है। वैसे ये लिखना हमारा इतना ज़रूरी नहीं है, आप इसको मेरे हिसाब में इसको हटाओ यहाँ से और इसको डॉट ही लिखो इधर, क्योंकि हम लोगों का इस एरिया में एग्जैक्टली बताऊँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ही नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखो वो क्यों इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस आपने ये वाला लिया है, जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड आपको पता करना है। चार्ज इनक्लोज्ड क्या होता है? जितना भी गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। अब जो भी चार्ज आपका है वो सारा का सारा यहाँ बाहर सरफेस पे है। इस एरिया के अंदर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है आपका, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, क्योंकि ई डी एस जो प्रोडक्ट हो गया आपके पास वो 0 दे रहा है मुझे, तो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो गई। नो चार्जेज इज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस एज ऑल द चार्ज इज एट द सरफेस।
परफेक्ट। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट आपका इनसाइड द स्फेरिकल शेल लेती हूँ तो आपका वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो 0 आती है, राइट। ये बात आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो कि अगर आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर होता है तो अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होती है। वापस आपका कंसेप्ट आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, हाँ या ना, याद आ गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर सरफेस पे होगा तो इनसाइड दैट सरफेस आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा 0 रहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस। अब मैं सरफेस के ऊपर हूँ तो ये आपका जो ब्लैक में था डायग्राम उसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ एक और ब्लू में डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ये रेडियस है स्फीयर का सारा चार्ज आपका सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट पी लिया है जिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा इस पॉइंट से पास करता हुआ, एंड वो गॉसियन सरफेस भी आपका स्फीयर की शेप का है। तो आप यहाँ पर इसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो। परफेक्ट। इलेक्ट्रिकल फील्ड, सिंस ये पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट के लिए जो एरिया वेक्टर हो गया वो भी आपका इसी डायरेक्शन में हो गया, विच इज़ ds। छोटा सा एरिया लिया है मैंने, इस वजह से इसको छोटा सा एरिया वेक्टर ds लिखा है। ये डायरेक्शन आपके पास हो गई। गॉसेज लॉ मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। अब यहाँ पर जो आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखी है सिग्मा इज इक्वल्स टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया 4πr²। तो क्या यहाँ पर जो चार्ज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस भी तो आपके पास कैपिटल R ही है ना, तो चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr²। मतलब ये डिनोमिनेटर मैंने यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है आपने जाके इक्वेशन 1 में पुट करी। एक बार कंसिडर करते हैं अपना गॉसेज लॉ। ई डॉट ds था तो उसको ई ds cos 0 किया मैंने। cos 0 क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। cos 0 आपके पास 1 होता है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी सरफेस पे कांस्टेंट रहेगी आपका हर पॉइंट पे, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के साइन से। आपके पास आया इंटीग्रल ds। इंटीग्रल ds का क्या मतलब होता है? ds क्या है? छोटा सा एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ छोटा छोटा एरियाज, मतलब सारे छोटे छोटे एरियाज को मिला दिया जाए तो आपके पास क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। जो टोटल सरफेस एरिया है गॉसियन सरफेस का वो है 4πr²। आपने वैल्यू पुट कर दी और साथ साथ में जितना चार्ज इनक्लोज हुआ है मेरा गॉसियन सरफेस में वो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, जो अभी हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से निकाली थी। आपके पास यहाँ पर 4πr² और 4πr² कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड सरफेस पे आपके पास आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात ठीक है। बाय चांस अगर आपको सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको ठीक ठाक वेरिएबल सीधा चार्ज ऑन दैट स्फीयर से और रेडियस ऑफ द स्फीयर दे रखा है, तो आप सिग्मा को चार्ज पर यूनिट एरिया लगा के सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास इसको सॉल्व करके सिंपल आ जाएगा KQ/R²। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है मेरी सरफेस पे वो बेसिक फॉर्मूला जो होता है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड का उसी फॉर्मेट की होती है। R is the radius of the sphere, Q is the total charge on the sphere on the surface। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पर आपको पॉइंट जो लेना है वो है आपका आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ये ब्लैक वाला जो था आपका मेन स्फीयर जो है जिसके ऊपर सारा का सारा चार्ज आपका सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने कोई भी पॉइंट लिया है P जो कि R डिस्टेंस दूर है मेरा सेंटर ऑफ द स्फीयर से। इस पॉइंट पे जो आपका एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, रेडियली आउटवर्ड्स, और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का जो एंगल हो गया आपके पास हो गया 0 डिग्री। तो E डॉट ds को आप ओपन करके लिख सकते हो एज E ds cos 0। ये बात ठीक है। वापस एक बार हम लोग फ्लो में चलते हैं ऊपर से। तो अब आपने कोई भी पॉइंट P पे
गॉसियन सरफेस बनाया है जो कि स्फीयर की फॉर्म का है, जिसका रेडियस है आपके पास स्मॉल आर। जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है वो कह रही है सिग्मा जो होता है आपके पास होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो चार्ज कितना है Q, एरिया कितना है 4πr²। मतलब टोटल चार्ज Q जो है वो 4πr² एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं चार्ज इनक्लोज को लिख सकती हूँ एज सिग्मा इंटू 4πr²। ये जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया आपके पास, ये आपके पास चार्ज इनक्लोज आ गया। गॉसियन सरफेस को वापस से हम लोग कंसिडर करते हैं तो E.ds को ओपन करके मैंने EDS cos 0 कर दिया। cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, आपने बाहर ले ली इंटीग्रल ds। इंटीग्रल ds को मेरे हिसाब से अब आप अच्छे से समझ गए हो, इज द टोटल सरफेस एरिया। कहाँ का? गॉसियन सरफेस का, जो आपने कंसिडर किया है। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस जो है वो एक स्फीयर की फॉर्म का है जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है। तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो होगा 4π स्मॉल r का स्क्वायर। परफेक्ट, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 4πr², और जो चार्ज एनक्लोज्ड है मेरा गॉसियन स्फीयर के अंदर वो लिखा मैंने सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R का स्क्वायर। यहाँ पर आपको स्मॉल r स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी चार्ज आपका इस गॉसियन स्फीयर के अंदर है वो सारा का सारा इधर है। ठीक है, तो सिग्मा को आप टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर कंसिडर करके यहाँ से कर सकते हो, सिंपल है। 4π से 4π आपका कैंसिल हो गया, आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड जो आई है वो आई है सिग्मा कैपिटल R² डिवाइडेड बाय स्मॉल r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू मैं यहाँ पर दोबारा पुट करना चाहती हूँ, विच इज़ Q अपॉन 4πr²। आपने जैसे ही ये वैल्यू पुट करी तो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट R फ्रॉम द सेंटर आ जाएगी KQ बाय स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r है क्या एग्जैक्टली? तो पॉइंट P जो है आपका सेंटर से कितनी दूर है वो डिस्टेंस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू स्मॉल r। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड आपके पास 0 आई है, सरफेस पे आपके पास KQ बाय कैपिटल R का स्क्वायर आई है, और आउटसाइड आपके पास KQ बाय स्मॉल r का स्क्वायर आई है। ये 3 इलेक्ट्रिकल फील्ड्स आपको मिल गई हैं। एक बार इसका ग्राफ बना के देखते हैं हम लोगों की इलेक्ट्रिकल फील्ड किस हिसाब से वेरी हो रही है एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो आपका ग्राफ है E वर्सेस R का, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस R, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इस चीज़ को ज़रूर हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है मैंने एक स्फीयर आपका इधर बना दिया है जस्ट टू रिप्रेजेंट कि आपका ये इतना रेडियस है। ठीक है, जब तक मैं यहाँ से सेंटर से लेकर सरफेस तक जा रही हूँ तब तक मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 थी। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। उसके बाद जो सरफेस पे है हमारी वो हो जाती है KQ बाय कैपिटल R का स्क्वायर, और बाहर आपकी हो जाती है KQ बाय स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मुझे इतनी बात समझ में आ रही है दैट कैपिटल R जो है इज स्मॉलर दैन स्मॉल r। ये वाला जो है सेंटर से बाहर का डिस्टेंस है, मतलब हम लोग आउटसाइड पहुंच गए हैं। अब आउटसाइड पहुंच गए हैं तो वो रेडियस से तो डिस्टेंस बड़ा ही हो गया ना आपका। तो अगर ये वाला फैक्टर जो है बड़ा है, छोटा r बड़ा हो गया, तो सिंस ये डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल ये वाली जो क्वांटिटी हो गई मेरे पास, ये बड़ा है डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल फ्रैक्शनल वैल्यू कम हो गई। और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये ओवरऑल फ्रैक्शनल वैल्यू बड़ी हो गई। हाँ या ना? ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा है और ये पूरा फ्रैक्शन छोटा है। मैं इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रही हूँ बस। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूँ कि सरफेस पे जो है मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी R की वैल्यू बढ़ती जाएगी मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू
घटती जाएगी, है ना। तो सरफेस पे जैसे ही मैं पहुंची मेरे पास उसने मैक्सिमम अटेन किया जो कि KQ/R का स्क्वायर होगा, और उसके बाद वो इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस का रिलेशन फॉलो कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, 1/R स्क्वायर, सॉरी। ये रिलेशनशिप फॉलो करते हुए वो डिक्रीज़ होती हुई चली जाएगी, और जैसे जैसे मेरी R की वैल्यू बहुत 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 बड़ी होती जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती जाएगी। बात समझ में आई? तो आपका वो डिक्रीज़ होता हुआ ग्राफ इस टाइप से दिखाई देगा, हाँ या ना। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया आपका E वर्सेस R का, जब सारा का सारा सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये फॉर्मूले आप तीनों के तीनों याद रखोगे, इसको इस फॉर्मेट में याद रख लो, KQ/R2, और सिग्मा की फॉर्म में भी याद रख लो, क्योंकि कभी कभी आपको चार्ज और रेडियस ना देके आपको सिंपली चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज सिग्मा की वैल्यू दी होती है, ठीक है। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप एक बार इसको देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। इसके वर्ड में या इसकी हेडलाइन में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अपने आप ही छुपे हुए हैं। सबसे पहली बात, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है, मतलब पूरा स्फीयर है, सॉलिड है, अंदर से हॉलो नहीं है, तो चार्ज इसकी वॉल्यूम में है। इंसुलेटिंग होने का यहाँ पर ये पर्पस है कि अगर आपने यहाँ पर एक चार्ज दिया है तो सिंस इट इज़ एन इंसुलेटर में चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, तो वो वहीं सेटल्ड है, वो वॉल्यूम के अंदर आपको चार्ज मिलेगा। पिछली बार आपको सारा का सारा चार्ज सरफेस पे मिला था, यहाँ पर चार्ज जो है वो वॉल्यूम में भी होगा। अगर मैं यहाँ पर इंसुलेटिंग स्फीयर ना लेके एक कंडक्टिंग स्फीयर का लेती तो क्या फ़र्क पड़ता? कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज जो है फ्री टू मूव होता है, आराम से मूव कर सकता है, कंडक्टर है वो, तो सारा चार्ज सरफेस पे जाके सेटल हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम में हमें फिर से कोई चार्ज नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जो अभी डेरिवेशन हम करके आए हैं वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड सरफेस और आउटसाइड पॉइंट्स पे उसी तरीके से मिलेगी। क्लियर है? अब यहाँ पर सिंस वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप यहाँ पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ना बोल के अब आप बोलोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है बताओ, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? रो से। तो रो जो होता है आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। टोटल चार्ज मान लेते हैं इसके अंदर Q दिया गया है, और इसकी पूरी वॉल्यूम आपको स्फीयर की पता होनी चाहिए, तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। क्लियर है अब तक? अब आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है 3 डिस्टेंसेस पे इनसाइड द स्फीयर, मतलब एक पॉइंट आपने लगभग यहाँ ले लिया, एक पॉइंट आपने सरफेस पे ले लिया इधर, और एक पॉइंट आउटसाइड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। R should be less than R, capital R is equals to capital R and R is greater than capital R। 3 पॉइंट्स हो गए। एक बार तीनों का निकाल के देखते हैं हम लोग कैसे हो रहा है। पहला केस हम लोगों ने लिया एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अभी जो पॉइंट आपने ले रखा है वो इनसाइड है, तो जो ये ब्लैक वाला स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरा मेन स्फीयर, ठीक है। आपने इधर पॉइंट P ले रखा है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस दूर है सेंटर से, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, और वो गॉसियन सरफेस किस शेप का होगा? तो स्फेरिकल शेप का लोगे आप, ठीक है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप जैसा मर्ज़ी लेना चाहो ले सकते हो, बट याद रखना मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसका फिर सरफेस एरिया निकालने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो आसान रखेंगे हम लोग, एक स्फीयर की फॉर्म का गॉसियन सरफेस लिया। वैसे इसका एक और रीज़न है कि गॉसियन सरफेस के ऊपर यहाँ पर हर पॉइंट जो हो गया मेरा स्फीयर के ऊपर r डिस्टेंस दूर है, मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड हर पॉइंट पे बराबर आएगी ना फिर वहाँ पर, ठीक है। गॉसेस लॉ आपने लिखा, E.ds इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरा बार बार ये लिखने का पर्पस आपके लिए ये भी है कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं कि E का मतलब है कि गॉसियन सरफेस के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो कि खैर हमें निकालनी ही है वही। ds आपका सरफेस एरिया है गॉसियन सरफेस का। Q एनक्लोज्ड, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर चार्ज जो है वो सारा का सारा बाहर
पूरा सरफेस की वॉल्यूम में है, ठीक है। गॉसियन सरफेस सिर्फ इतना पार्ट कवर कर रहा है, दैट मीन्स जो ये थोड़ा सा ब्लू शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर के चार्ज को आपको कंसिडर करना है। दिस इज़ द चार्ज एनक्लोज्ड। जो ये वाला चार्ज हो गया, जो कि अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए, ये जितने पोर्शन में चार्ज है वो तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है ना। बात समझ में आ रही है? हमें चार्ज चाहिए जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। दिस इज़ द चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन, ठीक है। रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम स्फीयर की कितनी है? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और इतने पोर्शन का चार्ज एनक्लोज निकालेंगे तो इतने पोर्शन की वॉल्यूम क्या होगी हमारी? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। समझ में आया? तो यहाँ से चार्ज एनक्लोज्ड, एक बार इसको भूल जाओ, यहाँ से बीच में लिखा हुआ है, तो 4/3 पाई r क्यूब रो के साथ मल्टीप्लाई करा, आपके पास चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा, ये आ गया। फिर एक बार इसको भूल जाओ यहाँ से, तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो चार्ज एनक्लोज्ड आपके पास आ गया Q इंटू स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। सिर्फ इसी चीज़ से मैंने चार्ज एनक्लोज निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ रो। अगर आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है, आप चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हो चार्ज एनक्लोज्ड को, और अगर आपको टोटल चार्ज दे रखा है तो उस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ईदर फॉर्म आपको आनी चाहिए, आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पार्ट आपको समझ में आ गया है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में कंसिडर कर रखा है ना मैंने ये टोटल चार्ज, और जो चार्ज एनक्लोज्ड है तो उसके उधर की या उस स्फीयर की वॉल्यूम, जो कि ये छोटा वाला ब्लू कलर का स्फीयर आपको दिख रहा है, ठीक है। गॉसेस लॉ कंसिडर करते हैं अब वापस, तो E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वापस वही छोटा सा एरिया वेक्टर आपका ds बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल जो हो गया वो आपके पास 0 हो गया, ठीक है। तो E ds cos 0 इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया? क्योंकि एक बार मैं चार्ज एनक्लोज्ड को लिखने वाली हूँ एज रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और एक बार उसको लिखने वाली हूँ एज चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइड इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। चार्ज एनक्लोज्ड की 2 डेफिनेशंस थी ना, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 r क्यूब एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू Q r क्यूब बाय R क्यूब, ठीक है। ये आपके पास चार्ज एनक्लोज्ड आया था हमारा, तो मैंने इधर लिखा E इंटू इंटीग्रल ds था, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। आपका गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, उसका पूरा सरफेस एरिया चाहिए आपको, वॉल्यूम नहीं चाहिए है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², आपने यहाँ लिखा, इंटू चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज एनक्लोज्ड अभी मैंने रो की फॉर्म में लिखा है, तो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4 से 4, पाई से पाई गया आपका, यहाँ पर r² था, यहाँ पर r बच गया, तो आपके पास आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल्स टू रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फॉर्मेट आपका इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपने टोटल चार्ज की फॉर्म में लिखा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड टोटल सरफेस एरिया 4πr², तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज्ड की जगह, चार्ज एनक्लोज्ड की जगह लिखा मैंने टोटल चार्ज इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर आपके पास ये r², यहाँ पर r बच गया, इसको सॉल्व किया, आपके पास आया KQ स्मॉल r डिवाइडेड बाय R क्यूब, ठीक है। अब एक बार इस वाले को और इस वाले जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यूज़ आई हैं, दोनों को एक बार कंपेयर करके बताओ, क्या ये रो कांस्टेंट है? हाँ, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लीनियरली वेरी कर रही है मेरी r से। r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जब तक मैं सरफेस
सेंटर से लेकर सरफेस तक जा रही हूँ, ये वो वाला आर है, तब तक मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड लीनियरली वेरी करेगी आर के साथ, है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ेगी। यहाँ पर भी आप देख लो कि आपके पास कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू आपके पास कांस्टेंट है और कैपिटल आर आपके पास कांस्टेंट है, तो वापस इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है स्मॉल आर से लीनियर रिलेशनशिप दिखा रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। अब जो हमारा पॉइंट है वो मेरे स्फीयर के बाहर है, मतलब कि अब ये वाला पॉइंट पी है आपके पास जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। आपका ये स्फीयर है जिसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है और इसका रेडियस आपको आर गिवन है। वापस आपको अगर इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड पता करनी है तो आप गॉसेस लॉ की हेल्प लोगे। इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये वाले पॉइंट से जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है उससे पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाओगे और वो गॉसियन सरफेस जो है वो स्फीयर की फॉर्म का बनाओगे एज पर आर कन्वीनियंस, क्योंकि उसका सरफेस एरिया हमारे लिए निकालना आसान है। प्लस हर पॉइंट आर डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जो है मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड वही सेम आएगी। ठीक है, मतलब सरफेस पे जो मेरा गॉसियन सरफेस लिया है मैंने उसके हर पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम आने वाली है। तो आपके पास यहाँ पर E जो हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड, ds विल बी द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, Q एनक्लोज्ड जो गॉसियन सरफेस आपने कंसिडर करा है उसके अंदर कितना चार्ज है, राइट। अब यहाँ पर सिंस अगर सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड्स, और एरिया वेक्टर भी यही है। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट जो है वो cos 0 हो जाएगा आपके पास, राइट। तो ई डी एस cos 0 और cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, मतलब ये वाला फैक्टर हमारा यहाँ से हट गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसका एरिया कितना है, मतलब वी नीड द वैल्यू ऑफ ds की वैल्यू आपके पास आएगी 4πr² विच इज़ द एरिया ऑफ द स्फीयर। ये लिख लिया। चार्ज एनक्लोज्ड कितना है मेरा गॉसियन सरफेस में, तो जो भी चार्ज आपका सरफेस के ऊपर है वो सारा का सारा गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो है, तो यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज एनक्लोज्ड को लिख दिया इक्वल्स टू q ओनली, राइट। अब जो ये 2 और 3 मैंने ds और q एनक्लोज्ड की वैल्यूज़ निकाली हैं इसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू 4πr² विच इज़ द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू q, जो कि है चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू निकाली आपने तो वो आ जाएगी q अपॉन 4πε0r², और 1/4πε0 को हम लोगों ने k से रिप्लेस कर दिया। आपके पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई kq/r²। परफेक्ट। ये आपके पास एट अ डिस्टेंस r, स्मॉल r, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। ठीक है, अगर यहीं पर मेरा ऑन द सरफेस होता तो सरफेस के ऊपर आपका यहाँ पर जो ये स्मॉल r है वो कैपिटल R से रिप्लेस हो जाता, क्योंकि अब जो मेरा पॉइंट P है वो सरफेस के ऊपर है तो गॉसियन सरफेस भी मेरा जो सरफेस के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगा। तो जो एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस है वो 4πR² से रिप्लेस हो जाएगा, एंड हेंस मेरा जो फॉर्मूला है E ऑन द सरफेस विल बी इक्वल्स टू kq/R²। परफेक्ट। क्या हमें ये तीनों पॉइंट समझ में आए हैं कि E सरफेस पे E आउटसाइड एंड E इनसाइड कैसे कैसे वेरी कर रहा है। एक बार हम लोग ग्राफ देखते हैं इसका, विच इज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस R। R क्या है हमारा, सेंटर से डिस्टेंस है। अब जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड्स निकाली थी 3 टाइप की, 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड, सरफेस पे और आउटसाइड। फर्स्ट जो हम लोगों ने इनसाइड निकाली थी इलेक्ट्रिकल फील्ड वो मुझे दिखाई दे रही है इज़ लीनियरली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब सेंटर से जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जैसे जैसे मेरी R की वैल्यू बढ़ रही है कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरी E की वैल्यू भी बढ़ रही है। लीनियर डिपेंडेंस है मेरा E का R के ऊपर। तो आपने टिल द टाइम इट रीचेस द रेडियस R वो यहाँ तक पहुँचेगा।
एट द रेडियस आर वो उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ली है, और उसके बाद वो फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रूल विच इज़ ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा आपका, राइट। आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो कि ई एट द सरफेस जो है वो मैक्सिमम होगा और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगा, तो आप पता कर सकते हो कि जो मेरी स्मॉल आर की वैल्यू है, मैं आउटसाइड द स्फीयर पहुंच चुकी हूँ अब, ठीक है। सरफेस एंड आउटसाइड के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, तो आर की वैल्यू जो है वो बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है, इन कंपैरिजन टू कैपिटल आर। तो सिंस ये दोनों मेरे डिनोमिनेटर में हैं, तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी वो इसका इन्वर्स हो जाएगी, मतलब ये बड़ा है तो ये पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, और जो कैपिटल आर छोटा है मेरा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सर्फेस इज मैक्सिमम एंड देन इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, राइट। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, एक बार आप इसको देख लेना। और साथ साथ में आपके लिए एक ग्राफ बना रखा है कि अगर ई मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और ई डैश जो है मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो उन दोनों के ग्राफ किस हिसाब से बनेंगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए इसकी दो वैल्यूज़ में लेकर आपको दिखाना चाहती हूँ। तो एक बात बताओ, ये वाली चीज़ जो है आपके अभी काम आएगी थोड़ी सी आगे जब आप पोटेंशियल को पढ़ लोगे, तब जब दोनों ग्राफ एक साथ बनाओगे ना तब थोड़ा यूज़ हो जाएगा। ई और ई डैश, ये तीन वेरिएबल्स आपने रखे हैं। मैं दो तीन वैल्यूज़ के लिए देखना चाहती हूँ बस। एक वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 1/2, एक वैल्यू ले लेते हैं 1, एक वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। तीन वैल्यूज़। अगर मेरे पास r की वैल्यू 1/2 है, सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप से चलेंगे हम लोग, r की वैल्यू 1/2 होगी तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2। r की वैल्यू 1 है तो e की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि e का जो है इनवर्स रिलेशनशिप है r के साथ, और अगर r की वैल्यू 2 है तो e की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2। परफेक्ट। अब e डैश का जो रिलेशनशिप है वो मेरा 1/r² से है, मतलब कि r की वैल्यू 1/2 होने पे जो e की वैल्यू है वो हो जाएगी 4। r की वैल्यू 1 है तो e डैश की वैल्यू भी 1 होएगी, और r की वैल्यू 2 है तो 1/2 का स्क्वायर विच इज़ 1/4। आप अगर इसको प्लॉट करके बनाओगे ग्राफ, आपका यहाँ पर e या e डैश है और x एक्सिस पे आपके पास r है, तो 1 2 3 4 पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पर भी इस हिसाब से, ठीक है। अब ब्लू कलर में मैं बना रही हूँ अपना ई वाला जो ग्राफ है वो वाला, जो कि हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जब आर की वैल्यू हाफ है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ई की वैल्यू 2 है, लगभग ये पॉइंट, जब 1 है तो 1 है, और जब 2 होगी तो ई की वैल्यू हाफ हो गई है। इस हिसाब से ई डैश की वैल्यू देखें तो ये 4, फिर 1 और फिर 1/4। क्या आप ये बात दिख रहा है यहाँ पर कि जो डिक्रीज़ आ रहा है इस केस में वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये 2 से 1 हुआ और 1 से हाफ हुआ, ये 4 से 1 आया और 1 से 1/4 चला गया सीधा। तो आपके पास जो ग्राफ बनने वाला है दूसरा वाला, मैं दूसरे पेन से ले लेती हूँ, दूसरे कलर से। फॉर हाफ ये 4 थी, फिर ये 1 आई एंड देन ये 1/4 चली गई, तो ये ऐसे आया है, और ये वाला ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जूम इन कर लेते हैं। ये वाला जो रिलेशनशिप था आपका, ये था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वाला, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² वाला, ठीक है। r² वाला जो रिलेशनशिप था वो अचानक से नीचे जाएगा और फिर जल्दी नीचे चला जाएगा, ये थोड़ा धीरे धीरे जाएगा इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा और क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हो तो ये वाला हो गया, और हमें समझ में आ रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये 1 होगी, जहाँ पर e और e डैश बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है,
1 हो या 1 का स्क्वायर हो, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर सेम है, तो सिर्फ उसी केस में आपके पास ई और ई डैश सेम आएंगे। परफेक्ट। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग सारा का सारा कवर कर चुके हैं। अगर इसके अलावा भी आपने कुछ पढ़ना है या कोई एक टॉपिक्स ऐसे हो गए जो हमारे हायर लेवल के हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। आप नीचे दिए गई मेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिए।